हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग कहते हैं, हिंदी में इसको उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपके पास जो नोटबुक है जिस पे आप लिखते हो, ठीक है, जिस पे आप अपना होमवर्क लिखते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये नोटबुक जो है, जो ये पेपर जो है आप तक कैसे पहुँचा, कहाँ से पहुँचा, ये कैसे बना होगा, ये कभी सोचा है? तो अगर मैं बता दूं, ये जो नोटबुक है जिसको आप कॉपी बोलते हो, जिसको आप नोटबुक बोलते हो, ये अपना सफ़र जो है, जर्नी स्टार्ट करता है पेड़ से यानी कि ट्री से। सबको पता है, हम सबको पता है कि जो पेपर जो है इज मेड फ्रॉम ट्री से बना है। ठीक है, अब जो है ट्री पेड़ ऐसा तो नहीं होता है जिसमें पूरा नोटबुक ही होता है, जो हमने वहां से तोड़ के लाया और उस पर लिखना शुरू किया, ऐसा तो नहीं होता है ना। पेड़ तो देखने में ऐसा होता है ना। अब पेपर तो देखने में ऐसा होता है, कॉपी तो नोटबुक तो आपके पास ऐसा होगा, है ना। तो आप अब जो है इस पेड़ को, जो इसका ऐसा शेप है, जो इसका ऐसा शक्ल है, जो इस तरह का है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इस शक्ल में। ठीक है, आप इस यहाँ तक पहुँचने में या इसका ऐसा शक्ल बनने में बहुत अलग अलग स्टेजेस में होके उसको जाना पड़ता है। ठीक है, पहले जो है पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, उसका जो बाग जो है उसको निकाला जाता है ना। उसके छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, फिर वो पेपर का पल्प बन जाता है। ठीक है, फिर उसको रोलिंग उस पे रखते हैं, फिर उसको रोल करके उसको जो है प्लेन किया जाता है ना। इस तरह से होके फिर जब ये पूरा ये बन जाता है, ये फिर वहाँ जाता है, प्रिंट होने जाता है, जहाँ पे यहाँ पे लाइन बन के आ जाता है, जहाँ पे लाइन बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसको एक कॉपी में नोटबुक को जो है उसका बनाया जाता है, फिर जाके ये मार्केट जाता है बेचने के लिए, फिर फाइनली जो है ये आप तक पहुंच जाता है, आपके बैग में, स्कूल बैग में ये पहुंच जाता है, आप तक पहुंच जाता है, आपके पास पहुंच जाता है, आपके घर पहुंच जाता है। तो ये जो पेपर जो है, जो एक पेड़ से शुरू हुआ है, जो इसका सफ़र जो शुरू हुआ है, तो पेपर बनने तक जो है ये अलग अलग स्टेज में जो है होके गुजरे हैं। ठीक है, अब जो ये पल्प जो हो गया वो एक कच्चा माल हो गया। ठीक है, ट्री जो है, ट्री का जो पल्प जो है वो एक कच्चा माल हो गया, और जो पेपर जो है जिस पे आप लिखते हो वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जो पल्प जो है, कच्चा माल को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल वो होता है जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेड़ को ले लो, या पेड़ के वुड पल्प ले लो, जिससे क्या बनता है, पेपर बनता है। वो क्या है, वुड पल्प क्या है, रॉ मटेरियल है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का शर्ट है, वो किससे बना हुआ है, कॉटन से बना हुआ है, जो जिसको कहते हैं कपास। कपास जो है क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और आपका शर्ट जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि ये जो इंडस्ट्री जो है उसको हम कहेंगे, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहेंगे जो कंसर्न होता है, जहाँ पे क्या होता है, गुड्स, चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, जहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, जहाँ से सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रीज़।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, यहाँ से क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ना, आयरन से जो है वहाँ से चीज़ें निकाला जाता है। अब अगर हम कहीं माइन में जाएंगे जहाँ पे कोल को निकाला जाता हो, वो हो गया माइनिंग इंडस्ट्री, जो एक्सट्रैक्शन हो गया है ना, जो क्या कर रहा है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाला जा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री होते हैं जहाँ से लोगों को क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जिसके ज़रिए लोग टूर पे जाते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, वो भी क्या है, वो क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। समझ में आया? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इंडस्ट्री उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं जो कंसर्न होता है, किस पे कंसर्न होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे कंसर्न होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, चीज़ें निकाला जाता है, जहाँ पे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। समझ में आया? तो ये होता है इंडस्ट्री होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि क्लासिफाई किया हुआ है इंडस्ट्रीज को, उद्योग को अलग अलग उसको डिवाइड किया हुआ है, उसको हम अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया हुआ है, रॉ मटेरियल बेस पे, उसके साइज के बेस पे और उसके ऑनरशिप के बेस पे उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर हम देखें रॉ मटेरियल के बेस पे, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, जो हिंदी में हम कहेंगे उसको कच्चा माल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, जो पेपर वुड पल्प हो गया, वो पेपर का रॉ मटेरियल हो गया। जो आपने जो शर्ट पहना हुआ है उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो कॉटन है, कपास है, वो रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल के बेस पे जो है इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है, किस किस में, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड में। समझ में आया? अब देखो रॉ मटेरियल पे के लेवल पे, रॉ मटेरियल के बेस्ड पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड में। आप ये देखो कि ये क्या होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट को ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर वेजिटेबल ऑयल निकालना हो, ठीक है, अगर कॉटन निकालना हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, ये सारे इंडस्ट्री क्या हो, कौन सा इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जिसने क्या यूज़ किया हुआ है, या तो एनिमल्स को या तो प्लांट्स के प्रोडक्ट को ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अब वेजिटेबल ऑयल फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल ले लो, सोयाबीन का ऑयल, ठीक है, या आप ले लो सरसों का तेल जो जिससे हम खाना बनाते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका रॉ मटेरियल वही है, सरसों है ना, वो सरसों क्या है, वेजिटेबल है। फॉर एग्जांपल कॉटन है, कॉटन जो हम पहनते हैं, है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जैसे अभी मैंने पहना हुआ है ये कॉटन, है ना, इसका रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है, कपास है ना, कपास क्या है, एक प्लांट से आया हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी जो है, फॉर एग्जांपल एक पनीर आप ले लो, पनीर किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है। मिल्क कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं, है ना। जो मिल्क जो है पनीर का क्या है, रॉ मटेरियल है। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। अब है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्री होते हैं जो और जो मिलते हैं, जो ज़मीन के नीचे से जो और मिलते हैं, उसको रॉ मटेरियल एज ए यूज़ करते हैं। जैसे कि आयरन ओर ले लो, आपके पास एक
आपके घर में जो, हमारे घर में जो है स्टील का बर्तन होता है ना, बर्तन हम यूज़ करते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर है ना। तो आयरन ओर को एज ए रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री यूज़ करते हैं, उस इंडस्ट्री को बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। समझ में आया। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो सी या ओशन से जो मिले हुए प्रोडक्ट्स को ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि फ़िश ऑयल होता है, जो फ़िश ऑयल जो है कहाँ से आया हुआ है, फ़िश से। फ़िश कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, और उसमें रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं, मरीन, है ना। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सी और ओशन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे कि फ़िश ऑयल निकालने के लिए वो लोग फ़िश यूज़ करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे सी फूड्स होते हैं, अलग अलग सी फूड्स होते हैं जो खाया जाता है, जो कहाँ से आता है, सी और या ओशन से आते हैं। ठीक है। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जंगल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। जैसे कि पेपर है, जो ये है, ये कौन से अगर कोई पूछे ये कौन से इंडस्ट्री में बना हुआ है, तो आप कहेंगे ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बना हुआ है ना। क्योंकि इसका रॉ मटेरियल, इस पेपर का रॉ मटेरियल क्या है, ट्री है, वुड पल्प है ना। अब फर्नीचर, दूसरा है फर्नीचर, आपके घर में होगा, टेबल होगा, अलमीरा होगा जिसमें आपने कपड़े रखे होंगे, टेबल होगा, है ना, जो लकड़ी का बना हुआ होगा। आपके घर में दरवाजे होंगे, खिड़की होंगे, वो सब किससे बना होगा, वुड से बना होगा, लकड़ी से बना होगा। लकड़ी कहाँ से आया, फॉरेस्ट से आया, है ना। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहेंगे, उस उद्योग को कहेंगे जो यूज़ करते हैं, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है, ये हो गया रॉ मटेरियल जो लेवल पे जो क्लासिफाई किया है, जो डिवाइड किया है, उसके बारे में। नेक्स्ट है अब साइज़ के, इंडस्ट्री का साइज़, छोटा बड़ा मीडियम जो है, साइज़ को लेकर भी, साइज़ के हिसाब से भी इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्री को दो उसमें डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, साइज़ के हिसाब से इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो यूज़ करते हैं, पैसा कम यूज़ करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है, लोग मिलकर उसको बनाते हैं। जैसे कि उस पूरे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लोगों का कुछ ग्रुप हो सकता है जो बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बास्केट बनाना, ठीक है, बर्तन बनाना, है ना, ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। यहाँ पे ना तो इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ना तो यहाँ पे बड़े बड़े मशीनें लगाया जाता है, ना तो बहुत सारे लोगों काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, लेबर्स की ज़रूरत होते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर हम बोलेंगे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पूरा अपोजिट होगा, कैपिटल यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, उसको शुरू करने में, या उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें मशीनें बड़े बड़े बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, हेवी मशीनरी, बड़े बड़े मशीन्स जो होता है, हैवी मशीनरी होता है,
ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे ये गाड़ियाँ बनते हैं ना, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनते हैं। ठीक है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो नहीं बन सकते ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनते हैं। और उसको बनाने के लिए चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे और बहुत सारे लोग चाहिए होता है, और बड़े बड़े उसको लगा मशीन्स चाहिए होते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे पैसा भी यूज़ होता है, कम यूज़ होता है, मशीन्स बड़े बड़े नहीं होंगे, लोग जो है कुछ ही लोग होने से चलेगा, या तो फैमिली मेम्बर्स होने से या तो कुछ लोग होने से चलेगा। जैसे कि बास्केट बनाना, बर्तन बनाना, ये सारा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अब ऑनरशिप के बेस पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। ऑनरशिप यानी जिसका ओन करता है, जो मालिक होता है। ठीक है, ऑनरशिप के लेवल पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है कितने में? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। समझ में आया? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो ओन करता है, जो चलाते हैं कौन? बाय इंडिविजुअल, कुछ ही लोग चलाते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाते हैं। जैसे कि 2 भाई उसको चलाएंगे या 3-4 भाई चलाएंगे, या तो नहीं, उसके वो और उसके दोस्त के पार्टनरशिप पे वो चलेंगे, तो उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, वो होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर वो इंडस्ट्री होता है जो ओन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उसको ओन करते हैं, गवर्नमेंट उसको चलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडस्ट्री के नाम दिया हुआ है। जो पब्लिक सेक्टर है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों ऐसे इंडस्ट्री है जो पब्लिक सेक्टर है, जिसको गवर्नमेंट चलाते हैं, जो गवर्नमेंट ओन करते हैं। ठीक है, जॉइंट सेक्टर ओन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि जॉइंट सेक्टर वो इंडस्ट्री होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो चलाते हैं कौन? एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल, दोनों के पार्टनरशिप पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मारुति उद्योग लिमिटेड। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो चलाते हैं कौन? स्टेट और इंडिविजुअल दोनों, जॉइंट यानी कि दोनों। ठीक है, पार्टनरशिप में। कोऑपरेटिव सेक्टर वो इंडस्ट्री होता है जो ओन करता है, जो चलाते हैं कौन? चलाते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला होते हैं ना, या रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला होता है ना, वो चलाते हैं, या वर्कर्स जो चलाते हैं। ठीक है, या दोनों चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल बोलते हैं, और एक सुधा डेयरी जो है, ये एक दो ऐसे इंडस्ट्री है जो ओन करते हैं, जो चलाते हैं कौन? या तो प्रोड्यूसर्स या तो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला, उसको सप्लाई करने वाला। ठीक है, या तो वर्कर्स जो काम करते हैं ना, वो दोनों जो है पार्टनरशिप में चलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है उसको क्लासिफाई किया हुआ है रॉ मटेरियल के बेस पे, साइज के बेस पे और ऑनरशिप के बेस पे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब किसी इंडस्ट्रीज को अगर हम कोई इंडस्ट्री अगर हम लगाना चाहे, अगर हम कोई उद्योग हम शुरू करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या हमें देखने पड़ेंगे, किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। वो होता है लोकेशन ऑफ अफेक्टिंग आर रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ज़मीन बहुत बड़ा होना चाहिए, वहाँ पे वाटर अच्छे से ठीक तरह से पानी मिलना चाहिए, लेबर होना चाहिए, वहाँ पे बिजली वहाँ पे होना चाहिए, अपने पास पैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बड़े किसी जगह पे, खुले जगह पे एक इंडस्ट्री हमने शुरू किया हुआ है, मगर वहाँ से सामान इधर उधर लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड नहीं है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू करके कोई फ़ायदा नहीं है, है ना।
और मार्केट भी होना चाहिए, आसपास कहीं मार्केट भी होना चाहिए, जहाँ पे ये मार्केट ही तो है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बिक जाते हैं, सेल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्री जो है वहाँ पे लगाया जा सकता है, वहाँ पे शुरू किया जा सकता है जहाँ पे ये सारे, इसमें से कुछ या पूरा जो है, ये सारे जो है हमें मिल रहे हो अच्छे से, ठीक है। ये सारे रॉ मटेरियल भी मिलना चाहिए वहाँ पे से, लैंड भी होना चाहिए बड़ा सा, पानी भी होना चाहिए, अगर पानी नहीं तो इंडस्ट्री कैसे शुरू करेंगे, लेबर भी मिलना चाहिए, बिजली भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी होना चाहिए और मार्केट भी होना चाहिए। जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होता है, पाए जाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो अच्छा चलता है, ठीक है। फैक्ट्री जो है अच्छा चलेंगे। समझ में आया। इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है उसमें आता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, ठीक है। इनपुट्स में हम लगाते हैं, जैसे कि हम उसमें रॉ मटेरियल हम लगाते हैं, हम खुद लेबर का बंदोबस्त करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है हम खुद करते हैं, बिजली का जो फैसिलिटी जो है वो हम खुद तैयार करते हैं। ये हमारा इनपुट हो गया जो हमने डाला हुआ है उसमें। प्रोसेस में क्या हुआ, अब एक चीज़ बन रहा होगा, एक कच्चा माल बन रहा होगा, चेंज हो रहा होगा एक फिनिश प्रोडक्ट्स में, एक फिनिश गुड में, ठीक है। आउटपुट वो होता है जो हमारे पास आया है, ठीक है, जो हमारे पास आया है, जो हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होते हैं, कुछ पैसा मिलता है, वो आउटपुट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम बोलेंगे, ये जो है ये शर्ट है, ये शर्ट है जो मैंने पहना हुआ है। अब इसका जो इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट होगा कॉटन, है ना, कपास। ये शर्ट किससे कन्वर्ट हुआ है, कॉटन से कन्वर्ट हुआ है ना, कॉटन से शर्ट में कन्वर्ट हुआ है ना, तो कॉटन जो है इसका इनपुट हो गया। अब प्रोसेस में क्या आएगा, सबसे पहले उसको गिनिंग किया जाएगा, स्पिनिंग किया जाएगा, विविंग किया जाएगा, डाइंग किया जाएगा, प्रिंटिंग किया जाएगा। फिर सबसे पहले जो है प्लांट और कॉटन को अलग करेंगे, ठीक है। फिर उसको स्पिन करेंगे, यानी कि उसके धागे बनेंगे, फिर उसको वीव करेंगे, उसके कपड़े बनेंगे, फिर उसको कलर लगाएंगे, फिर इसको डिज़ाइन लगाना होगा, जिस पे यह फूल वूल जो भी बनाना होगा वो बनेंगे। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट यही है, ये शर्ट है जो मैंने पहना है, ये हमारा आउटपुट है। समझ में आया। ये जो शर्ट जो है ये आउटपुट होता है। समझ में आया। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट समझ में आया ना। इनपुट जो रॉ मटेरियल होता है, जिसको हमने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जो अगर चाहे कॉटन हो या जो भी हो, ठीक है। प्रोसेस में एक कच्चा माल जो है कन्वर्ट हो जाएगा, एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग लेवल से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि कॉटन जाता है सबसे पहले गिनिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए, डाइंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। आउटपुट वो होता है जो शर्ट जो उस आपने पहना हुआ है वो आउटपुट हो गया। समझ में आया। हाँ, इंडस्ट्रियल रीजन जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन जो है इमर्ज वहाँ पे आता है जहाँ पे अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है एक दूसरे के नज़दीक जो है बनाया हुआ होता है। फैक्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज होंगे जो वहाँ पे होगा, ठीक है। उसको इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं, जो एक दूसरे के नज़दीक होने का फ़ायदा उठाएंगे, जो एक दूसरे के काम आएंगे,
जो किसी का बना हुआ सामान उस इंडस्ट्री के लिए काम आएंगे, उस इंडस्ट्री का बना हुआ सामान यहाँ पे काम आएगा। जो है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे, वो होता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन हैं जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे है? मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है एक दूसरे के नज़दीक जो है वो बने हुए हैं। समझ में आया? तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा हो गया, कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले आपको मैंने इंडस्ट्रीज़ क्या होता है वो मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा इसमें, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा, इंडस्ट्रियल सिस्टम हमने पढ़ा, और इंडस्ट्रियल रीजन्स हमने पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।